हाँ जी, हेलो बच्चों। आप लोग अच्छे होंगे ऐसी मेरी उम्मीद है और आशाएँ, दुआएँ भी हैं। तो ये नेशनलिज़्म इन इंडिया का पार्ट 2 है, ठीक है? लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह और उसके क्या इफ़ेक्ट थे, क्या रिज़ल्ट थे, लोगों ने कैसे देखा था उस मूवमेंट को। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है हिस्ट्री का और आपके कोर्स का भी, ठीक है? तो बच्चों शुरू करते हैं। तो देखो जैसे क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, मतलब खत्म कर दिया था गांधी जी ने, क्योंकि क्योंकि चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है? अब उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस में दो गुट बन गए। गुट मतलब कांग्रेस दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। डिवाइड कैसे हो गया? कांग्रेस के कुछ वर्कर, कुछ नेता, कुछ लीडर्स चाहते थे कि अब ये सब चीजें छोड़ दे, मतलब बेसिकली वो इस चीजों से थक गए थे। इस चीजों से क्या मतलब है? सत्याग्रह मूवमेंट, ये रैलियां, प्रोटेस्ट, तो इससे वो थक गए थे। वो चाहते थे कि इलेक्शन काउंसिल में पार्टिसिपेट करके और इलेक्शन काउंसिल में ही जो ब्रिटिश अपने पॉलिसीज ला रहा था, मतलब जो अंग्रेज अपनी नीतियां ला रहे थे, अंग्रेजी नीतियों का बहिष्कार करे, अपोज करे, उनका ये मानना था। तो उनमें कौन कौन लोग थे? ये लीडर थे, उनके जो मेन थे वो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है? अब दूसरा जो गुट था, जो दूसरा गुट था, वो अभी भी उसी रवैये से, उसी तरीके से लड़ना चाह रहा था, मतलब मास एजिटेशन से ही, सत्याग्रह वगैरह मूवमेंट वगैरह लॉन्च करके, ठीक है? उनके लीडर थे श्री सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी जिन्हें हम जानते हैं, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? अब देखो बच्चों, उसी टाइम पर दो चीजों ने इंडिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स एंड इको, ठीक है, को शेप, मतलब चेंज कर दिया गया। वो दो फैक्टर्स क्या थे? देखो बच्चों, 1926 से लेकर 1930 में एग्रीकल्चर प्राइसेस गिरने, मतलब कोलैप्स हो गए। 1926 से गिरना शुरू हुआ एग्रीकल्चर प्राइसेस, मतलब अनाज, फल, सब्जियां, इनके दाम, वो 1926 से गिरना शुरू हुआ और 1930 में आते आते पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। क्यों हो गया? उस टाइम पे वैश्विक मंदी, मतलब ग्लोबल डिप्रेशन, मंदी पूरे विश्व में छाई हुई थी, ठीक है? उससे हमारे किसानों पे बहुत असर हुआ, क्योंकि प्राइसेस ड्रॉप हो गए उनके पास। अब जो लागत भी थी वो भी निकलना मुश्किल हो गया था, ठीक है? और जो दूसरा फैक्टर था वो क्या था? 1928 में साइमन कमीशन का गठन होना और इंडिया में आना। साइमन कमीशन क्या था बच्चों? जो इंडिया में नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, जो आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसका जो इफेक्ट था वो बढ़ता देखकर टोरी गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में बैठी थी वो घबरा गई। उन्होंने साइमन कमीशन बिठाया। क्यों बिठाया? ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ला सके और निगरानी रख सके जो नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिया में चल रहे हैं, ठीक है? अब देखो बच्चों, 1928 1930 ये ऐसा समय था जब हमारे देश में क्रांति अपने पीक पर चली गई थी, ठीक है? बहुत सारे जो रेडिकल लीडर्स थे, मतलब रेडिकल लीडर मतलब जो क्रांतिकारी थे, जो गर्म दल वाले थे, उनकी गिरफ्तारी वगैरह से जनता आगोश में आ गई थी और गुस्से में थी। जो पूरा गुस्सा था अंग्रेजों के खिलाफ वो दिखने लगा था। तो उसका परिणाम क्या हुआ? 1929 में अंग्रेजों ने ऑफर दिया हमें डोमिनियन स्टेटस का, मतलब कि बात वही रहती, बस नाम लग जाता कि हाँ अब तुम लोग अपनी सरकार चला रहे हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है? इस वजह से उसका कांग्रेस ने अपोज किया, मतलब उसका विरोध किया लाहौर सेशन में अपने, ठीक है? लाहौर सेशन में उन्होंने कहा नहीं, हमें ये डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरा स्वराज, यानी पूर्ण स्वराज, ठीक है? और उसी सेशन में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट था, बहुत बड़ा मुद्दा था कि अभी आजाद नहीं हुए थे, मगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को हम ये आजादी मनाएंगे। घोषणा हुआ, लेकिन इसका बहुत मिनिमम असर रहा देश में, बहुत कम लोग आए, ठीक है? मतलब यूनाइट होकर लोग नहीं आए। हाँ बच्चों, तो अब तक हमने देखा कांग्रेस ने अपने लाहौर सेशन में डिक्लेयर किया पूर्ण स्वराज का, और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाने का डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है? मतलब इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। लेकिन वो जो चीज़ थी ना, वो जो डिक्लेरेशन था, वो बहुत फ्यू को अट्रैक्ट किया, बहुत कम लोग उससे आकर्षित हुए थे। तो उसके बाद से गांधी जी दूसरा तरीका निकाले देश को यूनाइट करने का, एक
लार्ज लेवल पे, बड़े लेवल पे मूवमेंट को लॉन्च करने का। उन्होंने देखा कि जो नमक था वो एक ऐसा टूल था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में लोगों को यूनाइट कर सकता है। कैसे कर सकता है बच्चों? जो नमक है वो रिच पुअर सब लोग कंज्यूम करते हैं, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी ब्रीड के हों, किसी भी जेंडर के हों, हर इंसान नमक खाता ही खाता है। तो उन्होंने नमक को एज ए टूल देखा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। ठीक है, 31 जनवरी 1930 उन्होंने एक लेटर भेजा वाइसरॉय को सीकिंग 11 डिमांड्स, 11 मांगों को रखी। वाइसरॉय उस समय इरविन था उनके सामने। ठीक है, और ये भी कहा अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, इफ नॉट कंसिडर्ड वुड लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस आफ्टर मार्च 11। अगर 11 मार्च तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो बच्चा इसी कड़ी में उन्होंने 12 मार्च से, ठीक है, वो साबरमती से छोड़ दिए 18 वॉलंटियर, अपने 18 ट्रस्टेड वॉलंटियर के साथ वो साबरमती से निकल पड़े 12 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च को जब वो निकले तो 24 मील चलने के बाद, 240 मील चलने के बाद, सॉरी 240 मील चलने के बाद वो पहुंचे दांडी। दांडी में उन्होंने क्या किया? उन्होंने सॉल्ट बनाया सी वाटर से, समुद्र से पानी लेकर उन्होंने सॉल्ट बनाया। ठीक है, ये क्या था? जो सॉल्ट लॉ था, सॉल्ट लॉ क्या था बेटा? बहुत एक मोनोपोली थी सरकार की, उसमें बहुत हैवी टैक्सेस वसूले जाते थे और ये मुश्किल था किसी के लिए भी कि डायरेक्ट वो पानी से नमक बना ले। सरकारी काम ही सरकारी लोग ही उसे कर सकते थे और आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता था। मतलब कोई अगर बिजनेसमैन चाहे कि बना ले तो वो मुमकिन नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने लॉ को ब्रेक किया। ठीक है, और ये शुरुआत थी किसकी थी बेटा? देखो, सिविल डिसओबीडियंस की। ये शुरुआत थी सिविल डिसओबीडियंस की, लॉ को तोड़ दिया गया। तो पहले क्या था बेटा? जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने सत्याग्रह था कि हमें बस बहिष्कार करना है अंग्रेजों का, मतलब अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों के सामान, फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ्स। लेकिन ये मैसेज गया कि अब हमें बहिष्कार के साथ साथ उनके द्वारा बनाए गए नियमों को भी तोड़ना है, नियमों का उल्लंघन करना है। ठीक है, इसी कड़ी में आगे क्या हुआ? लोगों ने लॉ को तोड़ना शुरू कर दिया। जो पीजेंट्स थे, मतलब जो किसान थे, उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। और फॉरेस्ट लॉ जो था, जो कहता था कि ये रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है फॉरेस्ट, यहाँ पर जो ट्राइबल्स थे उनकी एंट्री बैन हो गई थी, तो वो लॉ को भी तोड़ दिया गया। ट्राइबल एंट्री शुरू कर दिया, उन्होंने खुद ही एंट्री शुरू कर दिया। ठीक है, अब इस मूवमेंट से वरीड होकर क्या किया? गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर्स। जब ये देखा कि मूवमेंट आग पकड़ रहा है, मतलब तेजी से अब आगे बढ़ रहा है, उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। पहले अब्दुल गफ्फार खान गिरफ्तार हुए और उसके महीने भर बाद महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया तो इस गुस्से में आकर उनके फॉलोअर्स ने शोलापुर में क्या किया? पुलिस को अटैक कर दिया, म्युनिसिपल बिल्डिंग को अटैक कर दी, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, जो चीजें गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर रही थी, जो बता रही थी कि ये ब्रिटिश हुकूमत का जो प्रतीक थी, उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। अब गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। गवर्नमेंट ने और ज्यादा कठोर नियम से उनके ऊपर आए। ठीक है, इस दौरान 1 लाख सत्याग्रही, 1 लाख लोग अरेस्ट हुए थे, 1 लाख प्रोटेस्टर अरेस्ट हुए थे। ये सब देखते हुए गांधी जी ने क्या किया? डिसाइड किया कि हम इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो गांधी जी ने वो मूवमेंट कॉल ऑफ कर लिया और समझौता हुआ गांधी जी और इरविन के बीच में। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। उसमें क्या था कि आप हमारे कैदियों को छोड़ दो, हम ये मूवमेंट कॉल ऑफ करेंगे। ठीक है, उसके बाद से देखो हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, मतलब अलग अलग लोगों ने किस तरह से मूवमेंट को देखा था। जो वो ये डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको कैसे लोगों ने देखा था। ठीक है, जाट एंड पाटीदार, बेटा ये क्या है? कम्युनिटी है। जैसे जाट लोग होते हैं, पाटीदार होते हैं। ये यूपी की है, ये गुजरात की थी। और हाईली एक्टिव, ये लोग जमींदार लोग थे। ठीक है, ये लोग एक्टिव क्यों थे? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा टैक्स इनसे ले रहे थे, रेवेन्यू सिस्टम बहुत बेकार था, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूले जाते थे, तो इसलिए ये हाईली एक्टिव थे डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, उसके बाद से जो मर्चेंट्स थे, जो रिच मर्चेंट्स थे, मतलब जो बड़े मर्चेंट्स थे, बड़े व्यापारी थे, जो बड़े बिजनेसमैन थे, वो बहुत एक्टिव थे। क्यों थे यार? देखो सीधी सी बात है, जब फॉरेन गुड्स का बहिष्कार होगा तो इंपोर्ट घट जाएगा। इंपोर्ट घटने से क्या होगा? जो मैं
मेड इन इंडिया प्रोडक्शन जो भारत में निर्मित है उनकी मांग बढ़ जाएगी। तो इस वजह से ये लोग बहुत एक्टिव थे, ठीक है, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि इम्पोर्ट पे ज़्यादा ज़्यादा रोक लगाई जा सके, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल पीजेंट्स थे मतलब जो छोटे किसान थे जो रेंट लेकर ज़मीनों पर खेती करते थे, वो नाखुश थे। वो नाखुश क्यों थे? क्योंकि ये जाट पटीदार से ये लोग ले लेते थे ज़मीन किराए पर और उसी पर खेती करते थे। जब टैक्स हाई होने लगा तो ये लोग पे नहीं कर पाए, रेंट दे नहीं पा रहे थे, तो वो मांग कर रहे थे नो रेंट का, मतलब एमिशन ऑफ रेंट का माफी का, जो कर्ज माफी होता है वैसे रेंट माफी का ये लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो बच्चों लेकिन कांग्रेस ने इन पे ध्यान नहीं दिया था। कांग्रेस ने स्मॉल बिजनेस की बात नहीं मानी थी क्योंकि वो इनको इनसे ज़्यादा फायदा मिल रहा था मूवमेंट में, इनकी मांगों को बरकरार कर दिया। तो ये एक लिमिट भी था, एक डीमेरिट था, किसका था? डिसोबीडियंट मूवमेंट का, ठीक है। इंडस्ट्रियल देखो यार, जब जो मर्चेंट्स थे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, उनके साथ में अगर हो जाएंगे, कांग्रेस अगर उनके साथ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो वर्कर हैं वो पीछे हट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों ने मूवमेंट को देखा था, ठीक है। जो वुमेन तो पहले पार्टिसिपेट कर रही थी, जो महिलाएं थी उन्होंने पहले हिस्सा लिया था, मगर कांग्रेस ने कोई ऐसा महिला लीडर को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया। कांग्रेस ने अपने यूनिट में महिलाओं को उतना मान नहीं दिया, इसलिए ये लोग भी धीरे धीरे पीछे घटते गए। अब बेटा आ जाते हैं हम लोग लिमिट्स ऑफ डिसोबीडियंस। इसमें देखो लिमिट्स क्या थी डिसोबीडियंस का। दलित वर इग्नोर, जो अनटचेबल थे, जो दलित थे वो इग्नोर हो गए थे। वजह क्या थी कि जो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो ऑफेंड कर दे जो हाई क्लास के लोग, ठीक है, जो अपर क्लास के लोग हैं। लेकिन गांधी जी ने उन्होंने क्या किया, हरिजन टर्म करके गांधी जी ने उनको बुलाया, उनको एक समाज में मान लिया। हरिजन का मतलब है हरि के जन, मतलब हरि के बच्चे, मतलब भगवान के बच्चे, गॉड्स के चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट। जो अंबेडकर जी थे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी और इस वजह से वो गांधी जी के अगेंस्ट हो गए थे। गांधी जी उनके अगेंस्ट हो गए थे। उन्होंने एक दिन की हड़ताल भी रखी थी, भूख हड़ताल भी रखी थी गांधी जी ने कि ये इलेक्टोरेट इनको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद पूना पैक्ट ऑफ 1932 साइन होता है। उसमें क्या होता है, रिजर्व सीट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्व सीट दिया गया किसको? डिप्रेस्ड क्लास को, ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। और जो मुस्लिम थे वो भी लेफ्ट आउट फील कर रहे थे। जो पूरा कंक्लूजन है ये है, देखो डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ, अच्छे लेवल पे गया, मगर कई लोगों ने कई हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट किया। रिच पीपल पार्टिसिपेट कर रहे थे अच्छे से, जो मर्चेंट वगैरह थे या फिर जो जाट पटीदार थे, यानी कि जो जमींदार लोग थे, तो इनकी अलग अलग वजहें थी, ठीक है। लेकिन डीमेरिट क्या था? दलित का इग्नोरेंस, महिलाओं की इग्नोरेंस, जो स्मॉल टेनेंट वर्कर थे उनकी इग्नोरेंस, उसके बाद से इंडस्ट्रियल वर्कर की इग्नोरेंस। तो कई सारे डीमेरिट्स भी इसके आए थे, ठीक है बच्चों। चैप्टर यहीं तक है। इसके बाद एक चैप्टर आता है सेंस ऑफ बीइंग कलेक्टिव, मतलब लोगों को एक लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे, ठीक है। तो देखो उसमें प्रयास क्या किए गए थे, कई सारे चित्र बनाए गए, फोक जो डांसेस वगैरह थी, फोक सॉन्ग्स के माध्यम से लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसलिए थी, वंदे मातरम का जो था एक नेशनल सॉन्ग का लॉन्च होना, उसके बाद से भारत माता का पोर्ट्रे बनाना, उनकी चित्र बनाना कि हाँ हम सब एक हैं, हम इन्हीं की संतानें हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों से लोगों को एक करने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक है। चैप्टर बच्चों यहीं पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर कोई एक वीडियो ऐसा लाएंगे जहाँ पर पूरा हम समअप कर देंगे, 5 से 7 मिनट में पूरा चैप्टर हम समअप करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे 5 से 7 मिनट पूरा चैप्टर कवर हो जाए, ताकि रिवीजन में आपको लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत हेल्प होगी, ठीक है। ओके बच्चों, तो टेक केयर, ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की वीडियो में। ओके, तब तक के लिए टेक केयर।